दिक्कत कहाँ है? मैं कहाँ कह रहा हूँ दिक्कत तो है कि चुनावी घोषणा पत्र कहाँ है। जिस मुद्दे पे उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया, उनका अस्तित्व किस मुद्दे पे बना, आप बताइए। पहले आप आंदोलन के संगठन थे, अब आप एक राजनीतिक पार्टी हो गए। राजनीतिक पार्टी को आपने प्रत्याशी उतारा है, दलित को क्यों नहीं दिया? इसका जवाब दीजिए आप। दलित को क्यों नहीं दिया? दलित को क्यों छोड़े आप? आदरणीय ढुल्लू महतो जी बाघमारा के विधायक हैं। बाघमारा कहाँ पड़ता है? गिरिडीह। तो बहुत कुछ बातें बोलने की नहीं, समझने की भी चीजें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज माइक और मैं अभिनव कुमार। धनबाद के सियासी अखाड़े में एनडीए ने अपने प्रत्याशी की घोषणा तो पहले ही कर दी, लेकिन कांग्रेस को गई सीट पर अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। इधर आप देखिए कि जयराम की पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी और एक अकलियत को वहां से सीट दिया गया है। तो कई तरह की चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। आप अगर पीछे फ्लैशबैक में जाए 2-2.5 साल पहले, तो युवाओं ने एक आंदोलन छेड़ा था भाषा के नाम पर, 1932 के नाम पर, और धीरे धीरे देखते ही देखते आप देखिए कि वो पार्टी में कन्वर्ट हो गई और जयराम उसके अगुआ बन गए। और कहीं ना कहीं अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सारी सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा जेल के ने कर दिया है, लेकिन अकलियत को वहां से धनबाद से सीट दिया गया है, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और प्रदीप तिवारी जो हमेशा से बोलते रहते हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे, कई सारे सवाल है। तिवारी जी, पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज माइक पर। आपके दर्शकों को सभी प्रणाम, नमस्कार, जोहार। टाइट रहे कहा टाइट रहे के बाद क्या नहीं टाइट रहे? टाइट तो मुझे शुरू से बानिया होता, टाइट रहे। क्या दिक्कत कहाँ है? एक युवा जो 2-2.5 साल पहले एक कहानी की शुरुआत की, अब उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी की घोषणा की। धनबाद से अकलियत को वहां से टिकट दिया गया, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? मैं कहाँ कह रहा हूँ दिक्कत तो है कि चुनावी घोषणा पत्र कहाँ है। जिस मुद्दे पे उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया, उनका अस्तित्व किस मुद्दे पे बना, आप बताइए। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, उस जेबी केसेस का या जेएलकेएम का अस्तित्व किस मुद्दे पे बना? 1932 से आधारित स्थानीयता नीति, भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली का विरोध। घोषणा पत्र कहाँ है उनका? आ जाएगा घोषणा पत्र। कब आएगा? वोटिंग के बाद आएगा घोषणा पत्र। प्रत्याशी घोषित कर दिया उन्होंने, घोषणा पत्र का। वही तो मैं सीट का बंटवारा नहीं हुआ महागठबंधन में, अभी टिकट की मैंने पसोपेश बनी हुई है। आप एक चीज क्लियर किया, आपका प्रश्न क्या था? जेबी केसर के बारे में था या महागठबंधन? अब मैं उसको जोड़ के देख, उस पे भी आएंगे। उनका वही तो दिक्कत है, वही बात तो वही है कि उनका घोषणा पत्र आवे, स्वागत है। सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वो घोषणा पत्र में 32 आधारित स्थानीयता नीति की मांग करते हैं और भोजपुरी और अंगिका, मगही, मैथिली का विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पे जिनके पास ये नहीं उनको वोट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो इन चीजों को इसमें अपने घोषणा पत्र में नहीं डालते हैं पत्ती, तो इसका मतलब वो जो खतियानी जो उनके साथ थे उनको ठगेंगे। आप महोदय, आप जाइए, गिरिडीह जाइए, जहाँ जयराम जी की सभाएं हो रही हैं, विजुअल लेके आइए कि किसी भी सभा में 32 की बात करते हैं वो, किसी भी सभा में भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली के विरोध की बात करते हैं वो? आपके पास है विजुअल? आपने कभी सुना किसी भी चुनावी सभा में उन्होंने किया? अभी आप मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले एक कलाकार का विरोध हो रहा था, भोजपुरी कलाकार का विरोध हो रहा था, स्पष्टीकरण देना पड़ा, देखा होगा आपने वो। तो दिक्कत हमको कुछ नहीं, दिक्कत ये है कि आप पहले अपना स्ट्रेटजी तो ओपन कीजिए ना, क्लियर कीजिए ना। आप बाहरी भगाव की बात बोलते हैं, बाहरी भगाव तो जयराम ने कभी नहीं कहा, लेकिन आप बाहरी का विरोध करते हैं। तो बाहरी कौन? आप अपनी सभाओं में बोलिए ना, जो अपनी जितनी चुनावी सभा कर रहे हैं उसमें बोलिए कि ये लोग बाहरी हैं, इनका वोट नहीं चाहिए। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए, उनको क्लियर करना होगा ना कि जो बाहरी हो हमको वोट मत दे, जिनके पास 32 का खतियान नहीं है वो वोट मत दे, जो भोजपुरी बोलते हैं, जो मगही बोलते हैं, जो अंगिका बोलते हैं, जो मैथिली बोलते हैं, वोट मत दे। आप गुमराह करके, इसीलिए तो मैंने बोला कि सबसे ज्यादा बेचैनी तो मुझे है कि जेएलकेएम का चुनावी घोषणा पत्र कब आ रहा है, मैनिफेस्टो कब आ रहा है। आना चाहिए ना आपको, अपनी नीति और नियम से, अपनी नीति से और जो आपका नियत, उससे तो लोगों को अवगत कराना होगा, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल बन के चुनाव लड़ रहे हैं ना बॉस, तो उसको तो आना, आप लाइए, उसके बाद ना फिर पता जाएगा कि दिक्कत है कि नहीं है। आप 1932 और भाषा की बात कर रहे हैं, उसके ही वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो कई बार मीडिया के सामने या क्षेत्र में भी
ऐसा नहीं कि जयराम ही बोले तो ही चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल कई सारे नेता है, एक कोई भी पार्टी बनती तो उसके नीचे भी लीडर होते हैं, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं 1932 की बात कहते हैं, भाषा की बात कहते हैं। बात तो भैया भाषा की बात कहते हैं, वो तो आंदोलन से था, तब आंदोलन के रथ थे तभी कह रहे थे। अब आप पहले आप आंदोलन के संगठन थे, अब आप एक राजनीतिक पार्टी हो गए। राजनीतिक पार्टी को आपने प्रत्याशी उतारा है, 6-7 जगहों पर प्रत्याशी उतारा है, तो भाई प्रत्याशी उतारा तो आपको और सभी राजनीतिक दलों की तरह अपना चुनावी घोषणा पत्र देना होगा ना बॉस। बिल्कुल, तो वो देना, उसी का तो सभी से इंतजार, वो दे, चुनावी घोषणा पत्र दे। अगर वो देखिए आप बात समझिए, फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो 32 का विरोध करते हैं, चुनावी घोषणा पत्र में भोजपुरी का विरोध करते हैं, तो जहां था उनके लोग लड़ रहे हैं वहां उसके लोग वोट नहीं करेंगे, बट ऑब्वियस वोट नहीं करेंगे। अगर उसका घोषणा नहीं करते हैं तो फिर जो उनके खतियानी लोग जो उनके साथ लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में तो उनके साथ गलत करेंगे। तो चुनावी घोषणा पत्र का बहुत बेसब्री से इंतजार है। एक सवाल और लेंगे इधर, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से 2-2.5 साल पहले एक शुरुआत हुई और आज जाके झारखंड के हर जगह पर जयराम का नाम है, पार्टी ने प्रत्याशी की भी कई जगह प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। आपको नहीं लगता है कि महागठबंधन और जो महागठबंधन अगर यूपीए की बात करें और इधर एनडीए की बात करें, उनके अंदर भी एक डर है जयराम को लेकर? आप क्या मानते हैं? आप महोदय इसके पहले भी कितना बार आपने हमारा इंटरव्यू लिया है, मैंने शुरू से कहा, जब से आंदोलन की रणनीति तैयार हुई, जब से आंदोलन शुरू हुआ, मैंने शुरू से कहा कि ये आंदोलन सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करने के लिए, राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। मैंने कहा था ना, आपको भी याद होगा, सामने परिणाम वो भी है। और देखिए, आप जयराम जी अगर जहां से भी चुनाव लड़ते हैं, ईडी से लड़ रहे हैं, नहीं तो उनकी टीम भी जहां से चुनाव लड़ रही है। अभी आप बहुत सोशल मीडिया के हमारे सम्मानित साथी हैं, आप पुराने साथी हैं सोशल मीडिया के, धनबाद का जो प्रत्याशी है उनका, कितनी बार आपने उनको फ्रेम में देखा है? कितनी बार किसी आंदोलन में देखा है? सोशल मीडिया के वरिष्ठ साथी हैं आप हमारे, कितनी बार उनको आप सोशल मीडिया में कभी आपने देखा होगा, या किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी आंदोलन में कभी आपने देखा है? राजनीति जो है ना बॉस, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है बहुत कुछ करवाती है। आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं रहते ना, तो जयराम अभी कभी भी चिल्ला के 32 का विरोध करता है। दलित कहाँ गया? अगर आप सामाजिक समन्वय को दिया, महतो को दिया, आदिवासी को दिया, महोदय यादव, महतो, कुशवाहा सबको दिया, दलित को क्यों नहीं दिया? इसका जवाब दीजिए आप। दलित को क्यों नहीं दिया? दलित को क्यों छोड़े आप? जब आप सामाजिक समन्वय बना के चले, दलित को क्यों नहीं दिया आपने? बताइए। उन्होंने आदिवासी को दिया, सभी को मिला के चले, ठीक है, होना भी चाहिए, सामाजिक समीकरण बनना चाहिए, लेकिन सामाजिक समीकरण दलित कहाँ गया था? अभी तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ 14 सीटों पर लड़के अकलियत को नहीं दिया जा रहा। आप ये भी कहते थे जेएलके के प्रवक्ता मत बनिए। नहीं, हम सवाल पूछ रहे थे। सवाल प्रवक्ता मत बनिए। उन्होंने अकलियत को दिया, बहुत अच्छा काम किया। अकलियत में और कोई नहीं था, बताइए। उनके संगठन में अकलियत में और कोई नहीं था। 1 लाख अहमद को आपने कभी देखा है? कहीं देखा है? आपको रिजवान को देना चाहिए था। बहुत सारे लोग थे, ठीक है, सामाजिक समन्वय बनाई, तो दलित को क्यों? हमारे देश में सबसे ज्यादा दलितों को पूजा जाता, माना जाता, दलित को भूमिका रहती है, दलित को क्यों नहीं? बताइए, जवाब दीजिए। मैंने कभी आपको एक लाइन में कहा ना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होता है ना, बहुत मजबूर कर देता है लोगों को। अब बहुत कुछ मजबूरी करते तो सामने क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ मजबूर कर देता है। अब जो धनबाद के प्रत्याशी हैं, धनबाद पृष्ठभूमि रही है, धनबाद रणभूमि रही इस आंदोलन की। धनबाद में बहुत सारे महतो भाई थे, उनके साथी, क्यों नहीं दिया गया? बताइए, क्यों नहीं दिया गया? एक अननोन चेहरा 1 लाख अहमद को टिकट क्यों दिया गया? खैर ये तो उनका पर्सनल मैटर, लेकिन जब इस मुद्दे पे आप बुलवा रहे हैं, तो धनबाद इस आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है, जन्मभूमि रही, रणभूमि रही, रणभूमि रही इस आंदोलन की। वहाँ किसी महतो को टिकट क्यों नहीं दिया गया? आपको लगता है कि ढुल्लू महतो को फायदा पहुंचाने के लिए यही बोलना चाह रहे हैं? बॉस आदरणीय ढुल्लू महतो जी बाघमारा के विधायक हैं। बाघमारा कहाँ पड़ता है? गिरिडीह सांसद। तो बहुत कुछ बातें बोलने के लिए, समझने की भी चीजें हैं, समझ जाइए उसी से। अच्छा, एक चीज प्रदीप जी, आप ये देखिए वहाँ का समीकरण, अकलियत को वहाँ पर दिया गया 15 से 16% वोट है, कुर्मी का भी वोट 15-16% है, 32% का वोट उनके पास है। आपको नहीं लगता कि अकलियत वहाँ यूपीए ने नहीं उतारा, बीजेपी ने नहीं उतारा, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ का अकलियत उसी कैंडिडेट को वोट देगा जो उसका नेता है, और इसका फायदा भी उसको मिलेगा? दूसरी बात, जयराम को ये भी लग रहा होगा कि जिस तरह से अकलियत को सिर्फ जेल के ने प्रत्याशी उतारा है, इसका फायदा गिरिडीह में मिल सकता है, मुसलमानों का जो वोट है उन पर कन्वर्ट होकर जाएगा। जेल कैम का अस्तित्व कब से आया है?
और ये जो चुनाव होता है ना राष्ट्रीय मुद्दे पे, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ना राष्ट्रीय मुद्दे पर, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और आज के डेट में अकलियत भी बहुत समझदार है। आज की डेट में मुझे लगता है अकलियत दलित के लोगों की जो चुनाव में भूमिका होती है ना बहुत मजबूत होती है। अकलियत भी समझदार, अपना वोट बर्बाद करने की राजनीति नहीं करेगा अकलियत भी। और आज ये लोकसभा का चुनाव है ना, देश का टेम्परामेंट ऐसा बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपना वोट बर्बाद करने का ये नहीं करेगा। और आप देखिए ना, चुनाव के बाद फिर हम आप मिलेंगे धनबाद में, भाई अखलाक अहमद को कितना वोट मिलता है ये भी देख लीजिएगा। और देखिए, समझते आप भी समझते हम भी हैं कि क्या खेल है, लेकिन सबको सार्वजनिक करना सही नहीं है कि खेल है, क्योंकि आप निश्चित तौर पे जो वहाँ अकलियत का वोट है वो कभी भाजपा के पक्ष में जाता है नहीं जाता। बातों को समझिए, अगर महतो का वो अगर जेल के प्रत्याशी महतो रहता तो निश्चित तौर पर डुल्लू महतो का वोट करता। एक बात ये बताइएगा, जिस तरह से जब शुरुआत हुई इसकी, उसके बाद सीएम जयराम, टाइगर जयराम, तरह तरह की बातें सामने आई हैं। अचानक से ये लोकसभा सीट यानी कि इन प्रत्याशियों को उतारना, क्या आपको लगता है कुछ इसके पीछे मंशा है? तो बिल्कुल मंशा है, बिल्कुल। सब मैंने कहा ना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब आप जाते हैं ना तो बहुत सारे चीज आपको मैं एक साधारण सा ये दे देता हूँ। अन्ना हजारे आंदोलन किए थे, केजरीवाल जी थे, उनको क्या चाहिए था? लोकपाल चाहिए था। सीएम बन गए ना, लोकपाल मांगे एक बार भी। मैंने कहा ना कि जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चल जाते हैं ना तो आपको आंदोलन का पृष्ठभूमि सब खत्म हो जाता है। कहे ना भाई जयराम 32 मांगे ना भाई, जयराम तो भाई अब आपको उनको तो अपने स्ट्रेटजी इस पर भी स्पष्ट करना चाहिए कि जो कुर्मी आदिवासी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं ना, तो भाई एक राजनीतिक पार्टी के तहत आप और आप स्वयं कुर्मी भी हैं तो आपको इस पर अपना भी तो स्ट्रेटजी क्लियर करना चाहिए, उसमें उनकी क्या डिमांड है। लेकिन वो करेंगे नहीं करेंगे। किसको सपोर्ट करेंगे? अगर जब सपोर्ट किए तो कुर्मी वोट किया, उधर सपोर्ट किया आदिवासी वोट किया। तो ये समझना हो दोनों लोगों को ना कि लीडर क्या कर रहा है। लीडर केवल गफलत में रख रहा है। मैंने शुरू से कहा था कि ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहे हैं, और इसका प्रमाण है अभी आप देख लीजिए। किसी सभा में 32 का चर्चा नहीं देखिएगा, किसी सभा में भोजपुरी का विरोध नहीं देखिएगा, किसी सभा में कुर्मी आदिवासी का चर्चा नहीं देखिएगा। अच्छा, ये जो भीड़ लग रही है युवाओं की, आप देखिए जगह जगह पर जिस तरह से जयराम की सभाओं में लगातार लाखों की संख्या में भीड़ हो रही है, ऐसा लोग बता भी रहे हैं। क्या वो जिस तरह से भीड़ लग रही है वो कन्वर्ट हो पाएगा वोट में? कभी भीड़ वोट में कभी कन्वर्ट नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। भीड़ वोट में कभी कन्वर्ट नहीं। भीड़ अगर वोट में कन्वर्ट होता ना तो मोदी जी का जहाँ जहाँ सभा होता है वहाँ मोदी जी जीत जाते, यही समझिए। भीड़ अगर वोट में कन्वर्ट होता तो मोदी सब लोग सभा में करते सभा, मोदी जी का सभा में भीड़ होता, भीड़ जीत जाते। भीड़ कभी वोट में कन्वर्ट नहीं होता, ये मैंने शुरू से कहा है। भीड़ वोट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, समझे। यहाँ तो जेसीबी चलता है तो देखते हैं कितना लोग का भीड़ लग जाता है। हाँ। तो भीड़ जेसीबी वाला भीड़ बता रहे क्या? देखिए मैंने कहा ना कि भीड़ वोट में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता है, कभी भीड़ वोट में कभी। और आप देखिएगा ना जिस दिन के जब हम लोग जो काउंटिंग होगा ना उसके बाद हम लोग बैठेंगे चाय पे चर्चा करेंगे, आप सभी प्रत्याशियों का वोट मिला के देख लीजिए। अच्छा, भविष्य कहाँ देखते हैं लोग? सब ठीक है, उनकी शुरुआत है, युवा है, आप भी युवा है, उनका भविष्य कहाँ देखते हैं? जिस तरह से उन्होंने अभी पकड़ बनाई है जयराम एक अच्छा प्रवक्ता है। मैं विरोधी की बड़ाई करने में यही मेरी तो खासियत है, मैं सच को स्वीकार करता हूँ। जयराम एक अच्छा पढ़ा लिखा युवक है, अच्छा प्रवक्ता भी, अच्छा नेता भी है, लेकिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी नहीं आना चाहिए। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आके उसने खुद बनास लिया। आप सोशल मीडिया पे देखिए जितने लोग उनके साथ थे वही उनका विरोध कर रहा है। सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए, गलत निर्णय लिया उन्होंने। और रही बात उनका जो बेस था 32 का और भोजपुरी का, वो केंद्र सूची का विषय थोड़े, राज्य सूची का विषय है ना। तो अभी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जाके उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, सेल्फ गोल कर। किसी को फायदा या नुकसान होगा? बिल्कुल बताएं। बिल्कुल, वहाँ जहाँ से लड़ेंगे वहाँ भाजपा कटवा बन जाएंगे, भाजपा और अच्छी नीति गठबंधन को नुकसान करेंगे। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जाके उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, सेल्फ गोल कर। किसी को फायदा या नुकसान होगा? बिल्कुल, बताएं। बिल्कुल, वहाँ जहाँ से लड़ेंगे वहाँ भाजपा कटवा बन जाएंगे, भाजपा और अच्छी नीति गठबंधन को नुकसान करेंगे निश्चित तौर पे। एक फाइनल क्वेश्चन, क्या सजेशन रहेगा? सजेशन तो अब तो रणभूमि में कूद गए हैं, लड़ो। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हाँ रियल वोटर क्या है, रियल राजनीति क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदीप तिवारी थे, बड़ी मुखरता से हर सवालों का जवाब दिया। और अगर इनकी बातों में अगर आपको दम लगता है तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।